गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 5 में आइंस्टीन कोफिशिएंट को स्टडी करेंगे। आज हम बताएंगे कि आइंस्टीन कोफिशिएंट क्या होते हैं और इसके अगले वाले वीडियो में हम आपको आइंस्टीन कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है वो हम बताएंगे। आइंस्टीन कोफिशिएंट का जो रिलेशन उसका काफ़ी रोल होता है लेज़र में। तो पहले हम आपको आइंस्टीन कोफिशिएंट बताएंगे। आपको मालूम है कि लेज़र पढ़ने से पहले आपको 3 प्रोसेस बताए जाते हैं। एक प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन होता है, दूसरा होता है स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन और लास्ट वन होता है स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लास्ट वन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि लेज़र बीम बनाने में बहुत ही यूजफुल है। आपको इन तीनों प्रोसेस के बारे में बताया गया होगा, आप इससे ऑलरेडी परिचित हैं। फिर भी हम थोड़ा ब्रीफ में आपको बता देते हैं। जो एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन प्रोसेस होता है उसमें एटम शुरुआत में इनिशियली ग्राउंड स्टेट्स में होते हैं। हमने एक एटम को माना है कि ग्राउंड स्टेट में है। अब इस एटम को ग्राउंड स्टेट E1 से एक्साइटेड स्टेट में जाना होता है। ये E1 ग्राउंड स्टेट है, E2 एक्साइटेड स्टेट है। तो क्योंकि एटम अपने आप जा नहीं सकता इसलिए एटम hν एनर्जी एब्जॉर्व करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। अब ये जो hν एनर्जी होती है वो E2 माइनस E1 के बराबर होती है। एटलीस्ट E2 माइनस E1 के बराबर होनी चाहिए। या हम ये भी बोल सकते हैं अगर ग्राउंड स्टेट का कोई भी एटम है E2 माइनस E1 एनर्जी जो कि hν के बराबर होगी एटलीस्ट, अगर इतनी एनर्जी का फोटॉन एब्जॉर्व कर लेता है और एब्जॉर्व करने के बाद E2 स्टेट में पहुंच जाता है, इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बोल देते हैं। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन की हम प्रोबेबिलिटी आपको बताएंगे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि एटम अगर ग्राउंड स्टेट E1 से E2 में जाते हैं, बहुत सारे एटम्स होते हैं यहाँ पे, तो एटम जब ग्राउंड स्टेट से ऊपर वाली स्टेट में जाते हैं तो इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है या संभावना है, प्रायिकता है, किस बात के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ से जो एटम ऊपर जाते हैं तो एटम के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि ग्राउंड स्टेट में कितने फोटॉन इंसिडेंट होते हैं, यानी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है। ग्राउंड स्टेट में कितनी एनर्जी प्रोवाइड की गई है ग्राउंड स्टेट के एटम्स को। तो एनर्जी हम लिखते हैं या एनर्जी डेंसिटी भी लिख सकते हैं। एनर्जी डेंसिटी को एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हम बोलते हैं। यानी कि ग्राउंड स्टेट के एटम को कितनी एनर्जी प्रोवाइड की गई इसके ऊपर डिपेंड करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। वही मैंने लिखा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2 डिपेंड्स ऑन एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है और जब एनर्जी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसके समानुपाती होती है। जब हम इक्वल का सिंबल लगाते हैं तो ये आइंस्टीन कोफिशिएंट अपने आप आ जाता है। इस B12 को हम बोलते हैं आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बोल देते हैं। अब यहां से अगर नंबर ऑफ एटम्स अगर N1 है तो N1 एटम यहां से यहां जाएंगे तो हम N1 को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। N1 P12 इधर भी N1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी निकल आएगी ग्राउंड स्टेट की। ग्राउंड स्टेट के एटम की ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी या टोटल प्रोबेबिलिटी निकल आएगी एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन की। अब स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन में मालूम है कि स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन में एटम शुरुआत में हायर स्टेट में होता है और हायर स्टेट में अगर कोई एटम होता है और अपने आप वो नेचुरली अपने आप वो ग्राउंड स्टेट में आता है, जैसे ही एटम ग्राउंड स्टेट में आएगा तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी और जितनी एनर्जी कम होती है E2 माइनस E1 एनर्जी कम होती है उतनी एनर्जी का ये फोटॉन इमिट करता है। इस प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन बोल देते हैं। अब स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन की जो प्रोबेबिलिटी है, अब क्योंकि जो एटम है वो अपने आप नीचे आया है, उसको एनर्जी तो प्रोवाइड करनी नहीं पड़ी, एनर्जी नहीं देनी पड़ी, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन डज नॉट डिपेंड ऑन द एनर्जी डेंसिटी और P21 स्पॉन्टेनियस की जो वैल्यू होती है केवल A21 के बराबर होती है। आपका एनर्जी डेंसिटी सिंबल यहाँ नहीं आएगा। उसका रीजन यही है कि इस प्रोसेस में स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन प्रोसेस में एटम अपने आप नीचे आता है। अब थर्ड वन प्रोसेस आपका स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन में क्या होता है, एटम को हम हायर स्टेट में ही कंसिडर करते हैं, लेकिन एटम जब हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है इस प्रोसेस के दौरान तो अपने आप ना करके एक फोटॉन जिसकी एनर्जी hν होती है वो फोटॉन आकर के इस एटम को इंड्यूस करता है, स्टिमुलेट करता है
और इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो एच न्यू वैल्यू है एग्जैक्टली E2 माइनस E1 के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रोसेस को वही फोटान रिस्पॉन्सिबल है इस प्रोसेस के लिए जिस फोटान की एनर्जी E2 माइनस E1 के बराबर होगी। जब E2 माइनस E1 एनर्जी का फोटान इस एटम को इंड्यूस करेगा और जब एटम नीचे आएगा तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इस प्रोसेस में दो फोटान का इमिशन होता है और दोनों फोटान की एनर्जी एच न्यू होती है और दोनों फोटान एक ही फेज में होते हैं और एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो हम यहाँ पे द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगी। उसका रीजन क्यों है? रीजन इसलिए क्योंकि एटम अपने आप ना करके फोटान की मदद से आ रहा है, यानी फोटान इंड्यूस कर रहा है, यानी एनर्जी की हेल्प से आ रहा है। फोटान की जो एनर्जी उसकी हेल्प से आ रहा है, दैट इज वाई ये एनर्जी डेंसिटी टर्म आता है। तो हम P21 स्टिमुलेटर को लिख सकते हैं, B21 यून्यू लिख सकते हैं। B21 आपका है आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन और आपका यहाँ पे A21 जो होता है आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है और आपका जो B12 है ये आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन होता है। तो ये आपके तीन आइंस्टीन कोफिशिएंट होते हैं। अब आगे जब टोटल प्रोबेबिलिटी होती है तो टोटल प्रोबेबिलिटी को हम लिख सकते हैं, क्योंकि इमिशन में दो प्रोसेस होते हैं। इमिशन में स्पॉन्टेनियस इमिशन भी होता है, जैसे हम बता चुके हैं आपको स्पॉन्टेनियस इमिशन प्रोसेस भी होता है। स्पॉन्टेनियस इमिशन की प्रोबेबिलिटी होती है A21 के बराबर होती है। A21 को हम बोलते हैं आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन, स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन। और लास्ट वन आपका होता है ये P21 स्टिमुलेटेड है और P21 स्टिमुलेटेड की वैल्यू B21 यून्यू के बराबर है और P21 यून्यू के प्रोपोर्शन में होगा ही होगा। इस B21 को हम बोल देते हैं आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। अब इमिशन में जैसे आपको मालूम है दो प्रोसेस होते हैं, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, एक स्टिमुलेटेड प्रोसेस होता है। इसलिए जो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इमिशन होगी फ्रॉम स्टेट 2 to 1, स्टेट 2 का मतलब हायर स्टेट से लोअर स्टेट में, उसके लिए हम क्या करेंगे P21 के लिए स्पॉन्टेनियस इमिशन की प्रोबेबिलिटी और स्टिमुलेटेड दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। तो P21 की वैल्यू A21 प्लस B21 यून्यू के बराबर होगी। अब क्योंकि एटम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, E2 से E1 में आ रहे हैं और E2 में हम किसी भी टाइम नंबर ऑफ एटम्स को N2 कंसीडर करते हैं, इसलिए हमने इस N2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर N2 P21 इक्वल टू N2 A21 प्लस B21 यून्यू, और हम यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन में N1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हम किसी भी टाइम एट एनी टाइम हम यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स N1 लेते हैं और हायर स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स N2 लेते हैं। तो एब्जॉर्प्शन प्रोबेबिलिटी होगी उसके लिए ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ एटम N1 लेंगे। उसी तरह जो इमिशन प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि इमिशन में एटम ऊपर से नीचे आते हैं, हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आते हैं और किसी भी टाइम एट एनी इंस्टेंट हम नंबर ऑफ एटम्स इन हायर स्टेट N2 लेते हैं, इसलिए इमिशन प्रोबेबिलिटी को हम N2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपका तीनों तरह के आइंस्टीन कोफिशिएंट हैं। आगे हम बताएंगे आइंस्टीन कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, आओ आगे स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।